हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड डीबग एंड डिप्लॉय। तो जैसा कि आप लोग नाम से समझ ही चुके होंगे, हम लोग अपनी नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मास्टर जावा ट्यूटोरियल्स, जहां पे हम जावा के कोर कॉन्सेप्ट्स को बिगिनिंग लेवल से लेके एडवांस लेवल तक में सीखेंगे। सो सबसे पहले ये जो रोड मैप वीडियो है इसके बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक और वेबसाइट पे ले जाना चाहता हूँ जिसका नाम है developers.android.com। बेसिकली यहाँ पे ये एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का चार्ट है। ये चार्ट मैं आप लोगों को इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि इस चार्ट को देख के आप सबसे पहले विजुअलाइज कर पाएंगे कि जो हम लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं उसका एक एक्चुअल में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे हो रहा है। क्योंकि लैंग्वेज पढ़ते टाइम पे एक आपको एग्जाम्पल की ज़रूरत होती है या एक रिलेटेबल गोल की ज़रूरत होती है जिससे आप ये समझ सकें कि ये लैंग्वेज हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसका एक्चुअल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम इसे डिटेल में देखें तो ये जो लेयर है, ये वाली लेयर, इसमें आप देख सकते हैं इसमें ऊपर हेडिंग लिखी हुई है जावा एपीआई फ्रेमवर्क। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर लेयर है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये कहीं ना कहीं जावा से रिलेटेड है। उसके ऊपर ये आप एक सिस्टम ऐप्स की लेयर देख रहे होंगे, इसके नीचे ये जो थर्ड लेयर देख रहे हैं, इन तीनों पे हम बात करेंगे। इसके नीचे की हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। हम बेसिकली बस जो हमारी लैंग्वेज है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर जो हेडिंग दी हुई है वो दी हुई है सिस्टम ऐप्स की, फिर उसके बाद जावा एपीआई फ्रेमवर्क्स की दी हुई है, और उससे ज़्यादा ये काफ़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली बात है कि यहाँ पे एक लेयर दी हुई है जहाँ पे सी या सी प्लस प्लस की भी नेमिंग हुई है। तो बेसिकली जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि हम लोग पहले सी ट्यूटोरियल्स पे भी वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन हमने इस पॉइंट की बहुत ज़्यादा कहीं पे बात नहीं की है। तो देखिए, जो सी लैंग्वेज होती है या जो लैंग्वेज आप अभी, अगर कई लोग होंगे यहाँ पे जो सबसे पहले सी पढ़ के आ रहे होंगे और उसके बाद उन्होंने जावा पढ़ने का डिसाइड किया होगा, या कई लोग जावा से फेमिलियर भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो जावा लैंग्वेज है वो डेवलपर के लिए ज़्यादा फ्रेंडली होती है, लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर, बेसिकली जो हमारा हार्डवेयर मैनेजमेंट होता है, अगर हम उस लेवल पे देखें जहाँ पे जनरली हमें ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं मिलती क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम वर्क है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का है और ज़्यादातर वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लेयर के ऊपर होते हैं। तो उन सब वर्क्स के लिए हम ज़्यादातर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं क्योंकि जावा में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमें इस चीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुलनेस प्रोवाइड करते हैं। वहीं अगर आप सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज को देखेंगे तो जो ये लैंग्वेज थी, ये वैसे तो काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस से पहले एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी बनाई जाती थी, लेकिन एक्चुअल में अगर इसका यूज़फुल इम्प्लीमेंटेशन हम देखना चाहें तो ये यहीं पर है, इसी पर्टिकुलर एरिया पे है जहाँ पे ऊपर हमारे एप्लीकेशंस हैं और पूरा एक सॉफ्टवेयर की या एक लॉजिकल लेयर है और नीचे हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर है। तो जो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, यहाँ पे हम एक्चुअल में हार्डवेयर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो सी उसमें भी अच्छी है। और उसके ऊपर हम सॉफ्टवेयर्स में या लॉजिक से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी सी और सी प्लस प्लस बहुत अच्छी हैं। तो सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज का ज़्यादा हेल्पफुलनेस वहाँ होती है जहाँ पे हमें इस काइंड के इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं जावा की रिक्वायरमेंट हमें वहाँ होती है जहाँ पे हमें इस टाइप का लॉजिकल स्ट्रक्चर तो दिया गया है, जैसे सी ने यहाँ पे लॉजिकल स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर दिया, लेकिन इसको अगर हम देखें तो लॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करना ही कंप्लीट पूरा वर्क नहीं है। हमें उन लॉजिक्स के ऊपर, मतलब हमें उन लॉजिक्स को यूज़ भी करना आना चाहिए और उनसे काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें बनानी आनी चाहिए। जैसे कि आप जितनी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस देख रहे हैं, कई सारी एप्लीकेशंस बड़ी यूज़फुल होती हैं और कई सारी तो काफ़ी इनोवेटिव भी होती हैं, लेकिन कुछ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस ऐसी भी होंगी जिनके बारे में आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा। तो यही चीज़ है
एक्चुअल में प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे अब आप एक्चुअल में लॉजिक्स अगर सही तरीके से यूज़ करते हैं तो बेसिकली अगर सही बात कहें तो ग्राउंड तो सबका यही है, यही इसी लेयर के ऊपर कई सारी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, लेकिन कई सारी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हैं और कई सारी सक्सेसफुल नहीं है। कई सारी लैंग्वेजेस इसी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर पे स्मूथ परफॉर्मेंस देती है, लेकिन कई सारी बग्स और लैग्स वगैरह में चली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा कि जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है वो लॉजिक है, और इसीलिए सबसे पहले अगर हम किसी लैंग्वेज में कुछ पढ़ते हैं तो वो है लॉजिक बनाना। तो अब इसके बाद अगर हम वापस से अपने नोट्स पे आ जाएं तो यहाँ पे मैंने पूरा इसका एक सिलेबस डिफ़ाइन किया है, जहाँ पे अभी इनिशियली मैंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 18 फेजेस में डिवाइड किया है इसके सिलेबस को। इसको मैं आगे और इन्हेंस करने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मेन बात ये है कि इसमें हमें थोड़ी सी वीडियो की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि स्प्रिंग बूट एक कम्प्लीटली अलग कॉन्सेप्ट बन जाता है। स्पेसिफिकली अगर आप देखे होंगे तो कई प्लेलिस्ट में स्प्रिंग बूट अलग तरीके से अलग प्लेलिस्ट में पढ़ाया जाता है और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग। तो यहाँ पे मैं इस सीरीज़ में मैक्सिमम यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो कंटेंट आपको मिले वो आपके लिए मैक्सिमम यूज़फुलनेस दे सके और मिनिमम टाइम में आप उसको कवर कर सकें। तो सिलेबस में अगर पहले देखें तो मैंने एक फ़ेज़ 0 बनाया है। जैसे अगर किसी का बहुत टाइम से प्रोग्रामिंग से कोई वास्ता नहीं है या कोई अभी इनिशिएट कर रहा है, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहते होंगे अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को, तो उनके लिए मैंने इनिशियल में थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कंपाइलर, इंटरप्रेटर, हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस के आइडिया को बताया है। उसके बाद फ़ेज़ 0 में ही अगर देखें, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो फ़ेज़ 0 में ही आएगी। यहाँ पे कुछ बज़वर्ड्स होते हैं, ये बज़वर्ड्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं डिफ़ाइन करने के लिए। बेसिकली ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको डिफ़ाइन करने के लिए। और ये बज़वर्ड्स जिस टीम ने इसे बनाया है उसने एक जावा वाइट पेपर निकाला था, उसमें ये 11 बज़वर्ड्स थे जो जावा को कम्प्लीटली डिफ़ाइन करते हैं कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। फिर हम कुछ हिस्ट्री ऑफ जावा की बात करेंगे, जावा एडिशंस की बात करेंगे, जावा किट की बात करेंगे। जावा किट बेसिकली इसी की मदद से आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। उसके बाद जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है कैसे है इसके बारे में बात करेंगे, जावा बाइट कोड के बारे में बात करेंगे, क्लास लोडर के बारे में बात करेंगे। तो आगे हम बहुत तरीके की चीज़ों पे इस पर बात करने जा रहे हैं। उसके बाद जो फ़ेज़ 1 होगा वो जावा सेटअप और फर्स्ट प्रोग्राम का होगा, जैसे कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने से पहले उसका सेटअप आना चाहिए। यहाँ पे मैं इसमें आपको बताऊंगा कि जो जावा डेवलपमेंट किट है जिसकी मदद से आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे, उसको विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल किया जाता है, लिनक्स इन्वायरमेंट में कैसे और मैक में कैसे किया जाता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, उसका नाम है गिटहब कोड स्पेसेस। गिटहब कोड स्पेसेस पे ही हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड्स को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, क्योंकि जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि अब आगे का टाइम क्लाउड कंप्यूटिंग का आ रहा है। गिटहब कोड स्पेसेस गिटहब प्लेटफॉर्म की होती हैं और इनमें ये एक बहुत ही अच्छा आपको अपर एज मिल जाती है कि आप लॉगिन फीचर्स की मदद से और अकाउंट्स की मदद से आप बेसिकली कहीं पे भी अपनी एडिटिंग या किसी भी तरीके के सिस्टम या इन्वायरमेंट पे एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। और इवन इसकी मदद से आपको जो रिपोजिटरीज होती हैं उसमें कोड को पुश करना और एग्जीक्यूट करना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। गिटहब कोड स्पेसेस एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो हम बेसिकली उससे ही अपनी थोड़ी सी बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आगे भी जाके आप काम करेंगे तो VS कोड लाइक इन्वायरमेंट में ही करेंगे ज़्यादातर, तो उसमें आपको एक VS कोड लाइक इन्वायरमेंट ही मिलता है। उसके बाद जावा सेटअप हो गया, फिर उसके बाद जावा के फर्स्ट प्रोग्राम की बात करेंगे, फिर उसके बाद कोर लैंग्वेज फंडामेंटल्स की बात करेंगे। कोर लैंग्वेज फंडामेंटल्स हम हर लैंग्वेज में देखते हैं, जैसे कि इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, उसके बाद उसमें टोकन्स क्या क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप अलग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने पढ़ी होंगी तो आपको इसके बारे में भी काफ़ी आइडिया होगा।
तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। उसके बाद मेमोरी और मेथड्स के बारे में देखेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेमोरी से क्या रिलेशन और ये मेथड्स क्या चीज़ होती है। ये सारा जावा की थ्योरी का पार्ट है और ये मेथड्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसके बाद एरेज के बारे में बात करेंगे, स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इसमें एक और बात है, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी जावा की हिस्ट्री देखी हो तो जावा काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है सी प्लस प्लस के। जावा को अगर आप उसकी हिस्ट्री को थोड़ा और अच्छे से देखें तो जावा बनाई ही सी प्लस प्लस को इंस्पायर करके गई थी। बेसिकली बस जावा और सी प्लस प्लस में ये डिफरेंस है कि जावा में जो सी प्लस प्लस को थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश की गई थी। बेसिकली जो उसमें प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही थी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, उसको मिनिमाइज़ करके और अच्छा आउटपुट निकालने की कोशिश की गई थी। उसके बाद हम लोग इसीलिए, चाहे हम स्ट्रिंग्स की बात करें, एरेज की बात करें, ये सब कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा सी प्लस प्लस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिखाई देते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जावा का एक मेजर की पॉइंट है आज के टाइम पे। इसको इसी मेजर की पॉइंट की वजह से यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल की वजह से ही। बेसिकली प्रोग्रामिंग के जो मॉडल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, एक प्रोसीजरल होता है। तो अगर आप सी या सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो एक आप कह सकते हैं झुकाव होता है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज मॉडल की तरफ ज़्यादा होता है, जावा का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ ज़्यादा है। उसके बाद पैकेजेस एंड एक्सेस कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। पैकेजेस क्या होते हैं, अगर आपने प्रोग्रामिंग अभी तक नहीं पढ़ी है या फर्स्ट लैंग्वेज है तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप सी या सी प्लस प्लस या पाइथन पढ़े हैं तो आप इंपोर्ट कीवर्ड या हैशटैग इंक्लूड से इसको काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करेंगे। एक्सेप्शंस तो हर जगह पे होते हैं, साइंस में भी बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, लॉजिक्स में भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मल्टी थ्रेडिंग एंड कॉन्करेंसी, मल्टीपल प्रोसेसेस को सेम टाइम पे रन कराना, ये कैसे पॉसिबल है जावा में। अगर आपने इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में थोड़ी सी स्टडी की हो तो भी आपको थोड़ा बहुत मल्टी थ्रेडिंग या कॉन्करेंसी के बारे में आइडिया होगा कि इनका यूज़ क्या है या ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कलेक्शन फ्रेमवर्क्स की हम बात करेंगे। जावा में क्या है कि हमें बेसिकली अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स मिले हुए हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, जिनकी हेल्प हम ले सकते हैं बेसिकली एफिशिएंट वे में डेटा को स्टोर और यूज़ करने के लिए। मतलब रन टाइम में, ये डेटाबेस से रिलेटेड नहीं है। डेटाबेस में हम परमानेंटली डेटा को स्टोर करते हैं, इसमें केवल रन टाइम में बेसिकली वेरिएबल्स और जो डेटा इन प्रोसेसर होता है उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, इस पे ये पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क्स बेस्ड है। इसी के बाद हम पढ़ेंगे जावा इनपुट आउटपुट एंड एनआईओ के बारे में। इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स कैसे जावा में यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से ये हेल्पफुल हो सकते हैं। फिर जावा 8+ फीचर्स क्या है। जावा का जो 8th वर्जन था उसमें जो फीचर्स आए ये बेसिकली लाइन टाइप की हो जाती है। इसके ऊपर जो फीचर्स होते हैं उनको हम एडवांस्ड फीचर्स बोलते हैं, जो इसके नीचे फीचर्स होते हैं उनको हम ओल्डर फीचर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो बेसिक अपडेट है ये एक टाइप की मीडिएटिंग लाइन टाइप की चीज़ है। बेसिकली एडवांस फीचर्स और लो फीचर्स में अगर आपको भी कोई जावा कंपाइलर यूज़ करना है तो आप यही रिकमेंडेड है कि आप 8+ जो जावा वर्जन को सपोर्ट करती हो आप उसी को लें तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर उसके बाद JVM में थोड़ी हम और अंदर की बात करेंगे। JVM जावा वर्चुअल मशीन है जिस पे जो हमारा जावा का कोड होता है वो रन होता है। इसके बारे में जब हम अपना पहला ट्यूटोरियल वीडियो में जब हम अपनी बात करेंगे फेज़ 0 में तो थोड़ा सा हम इसके बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे कि JVM एक्चुअल में है क्या। फिर JDBC की बात करेंगे, JDBC क्या होता है जावा में। फिर उसके बाद हम बिल्ड टूल्स के बारे में बात करेंगे और टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बिल्ड टूल्स और टेस्टिंग वही वाली बात है कि हमने प्रोग्राम बना लिया, अब प्रोग्राम को बनाने के लिए कुछ हमारे पास हेल्पफुल टूल्स होने चाहिए जिससे हमारा प्रोग्राम और फास्ट और एफिशिएंट वे में बन सके। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रोग्राम की टेस्टिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अलग अलग एनवायरनमेंट्स में, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा फेज़ 18 होगा तो हम कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे बात करेंगे, कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। कोडिंग में एक्चुअल जब आप
इंडस्ट्रियल फेज़ में जाएंगे तो क्या क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, या जब आप डेवलपमेंट इंडस्ट्री में जाएंगे तो ऐसी कौन कौन सी बेसिकली हम कह सकते हैं पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमको ज़्यादा फोकस्ड होना होता है एट द टाइम ऑफ डेवलपिंग अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। तो अभी जो हमारा सिलेबस है वो 18 फेजेस का ही है। अगर स्प्रिंग बूट थोड़ा सा और बेटर वे में हम डिफाइन कर पाएंगे तो हम उस पर बात करेंगे, नहीं तो अभी हमारा ये जो जावा ट्यूटोरियल सीरीज़ है ये फेज़ नंबर 18 पे कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा रोड मैप था जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, और इसी रोड मैप की मदद से हम मास्टर करेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो अगर आपको इसमें किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आपको लग रहा हो कि ये भी टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है या आपके पर्टिकुलर वर्क के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप कमेंट्स सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको जो पर्टिकुलर फेज़ होगा जिससे वो बिलोंग करेगा वो पर्टिकुलर टॉपिक, उसमें उसको कवर करूँ। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।